हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर है उसे कंप्लीट समझेंगे और बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं समझाने का प्रयास करूंगा, तो वीडियो के आप एंड तक बने रहिए। इसके पहले मैंने इस चैप्टर का कंप्लीट कंटेंट बताया है, तो उसको आप ज़रूर जा करके देख लें ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो शुरू करते हैं आज ही क्लास। देखिएगा, केमिकल, सबसे पहले जो हमारा वर्ड आता है इसके अंदर वो आता है केमिकल रिएक्शन। इसमें मोस्टली जो टॉपिक है वो डेफिनेशन पर ही आधारित है। अगर आपने डेफिनेशन और एग्जांपल क्लियर कर लिया तो बात क्लियर है। देखिए, तो सबसे पहले है केमिकल रिएक्शन। जो पहला टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, अब डेफिनेशन को कैसे लिखा जाए, बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो वर्ड लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन, तो अगर वो या तो 1 वर्ड में मिलेगा 2 वर्ड में मिलेगा। हमें यहाँ पर कितने वर्ड मिले हैं? हमें यहाँ पर 2 वर्ड मिले हैं। जब भी हमें 2 वर्ड मिले तो हम क्या करेंगे, पीछे वाले जो वर्ड है उससे हमारी डेफिनेशन को शुरू करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ लिखा हुआ है रिएक्शन। क्या लिखा हुआ है इधर? रिएक्शन। तो हम शुरुआत करेंगे रिएक्शन से, तो लिखेंगे अ रिएक्शन। अ रिएक्शन लिख दिया हमने, अ रिएक्शन। अब रिएक्शन के अंदर जाएंगे तो हम लिखेंगे इन विच। क्या लिखेंगे? इन विच। इन विच। अब जब अ रिएक्शन इन विच, यहां से लिखा अ रिएक्शन इन विच। कई स्टूडेंट ऐसे जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है, मेरी वीडियो देखने के बाद इंग्लिश का टंटा ही खत्म हो जाएगा, तो वीडियो का ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो अ रिएक्शन इन विच, अब रिएक्शन लिखा, इन विच लिखा, मतलब इन विच क्यों लिखा? रिएक्शन के अंदर जा रहे हैं हम। अब रिएक्शन के अंदर चले गए तो मेन बात क्या है उसके अंदर? मेन बात क्या है? तो देखिए, अ रिएक्शन इन विच, तो रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। पहले कौन आता है? रिएक्टेंट आते हैं, तो हम रिएक्टेंट लिखेंगे। अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स, रिएक्शन के अंदर कौन है? रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट्स करेंगे क्या? रिएक्शन करेंगे। तो रिएक्शन करने को क्या बोलते हैं? रिएक्ट। तो हम लिखेंगे यहाँ पर रिएक्ट, वो रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट। अब रिएक्ट करेंगे वो क्या? रिएक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ ही रिएक्शन करेंगे, तो लिखेंगे रिएक्ट ईच अदर। रिएक्ट ईच अदर। तो सबसे पहले क्या लिखा हमने? अ रिएक्शन इन विच, रिएक्शन के अंदर कौन है? रिएक्टेंट्स है। हमने लिखा रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे, तो हम लिखेंगे रिएक्ट। अब रिएक्ट किससे करेंगे? एक दूसरे से करेंगे, तो लिखेंगे ईच अदर। अब उन्होंने रिएक्शन कर ली। रिएक्शन क्यों करी? टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। इसमें सिंपल आपको क्वेश्चन करते चले जाना है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन करेंगे, डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। और मेरी सारी डेफिनेशन एक जैसी होती है, सिर्फ माइनर डिफरेंस रहता है। इससे क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। अब जब नाम ही आ गया न्यू कंपाउंड्स, इसका मतलब उसके अंदर न्यू प्रॉपर्टीज आ गई हैं। अब आगे भी लिख सकते हो विद न्यू प्रॉपर्टीज, लेकिन इतना काफ़ी है क्योंकि आपके लिए जो डेफिनेशन है लंबी हो जाएगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी। सो रिएक्शन को, इसको डेफिनेशन को यही खत्म करते हैं। अब लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखा था अ रिएक्शन, तो हम लगाएंगे यहाँ पर इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ये हमारी डेफिनेशन हो गई। और एग्जाम में डेफिनेशन जब भी हमें दें तो हमें उसका एग्जाम्पल जरूर लिखना है, चाहे एग्जाम में पूछे या नहीं पूछे, मतलब उस क्वेश्चन में पूछे या नहीं पूछे। लेकिन जब आप डेफिनेशन लिख रहे हैं तो एग्जाम्पल मस्ट है, आपको एग्जाम्पल जरूर लिखना है। तो देखिए, एग्जाम्पल बोल दो या रिएक्शन बोल दो, ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, कोई सा भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं लेता हूँ यहाँ पर CaO, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्विकलाइन भी, इसको क्विकलाइन भी इसको बोलते हैं। ये रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा? ये वाटर के साथ। इसकी जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा?
जब इसके साथ वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, मतलब बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम सेलेक्ट लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेलेक्ट लाइम। ओके। और इसके अंदर हीट भी प्रोड्यूस होती है, हीट इसमें से निकलती है, इसलिए हीट तो इसमें निकलती है, आगे हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन वगैरह के, उसके अंदर हीट निकलती है तो वहाँ जानेंगे उस चीज़ को आगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन हुई, एग्जाम्पल हो गया। आगे चलते हैं हम, अगला टॉपिक क्या है, वो है केमिकल इक्वेशन। अगला टॉपिक क्या है? केमिकल इक्वेशन। तो देखिए ये तो क्लियर हो गया, डेफिनेशन और एग्जाम्पल, बस इससे ज़्यादा हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में पूछेगा भी नहीं। देखिए अगला है हमारा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, अब जो केमिकल इक्वेशन है इसकी हमें डेफिनेशन लिखनी है। तो डेफिनेशन लिखें तो शुरुआत कहाँ से करें? तो केमिकल रिएक्शन, तो क्या लिखेंगे? देखिएगा ये एक रिप्रेजेंटेशन है, तो हम लिखेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसका है? ऑफ। तो देखो सबसे पहले हम लिखा कि केमिकल इक्वेशन में क्या करता है, हमें रिप्रेजेंट करके देना पड़ता है रिएक्शन को। तो लिखेंगे आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन किसका है? ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करेंगे इन फॉर्म, किस फॉर्म में करेंगे? इन फॉर्म सिंबल एंड फॉर्मूलाज। या तो हम उसको कोई ना कोई सिंबल के थ्रू या फिर फॉर्मूला के थ्रू, जैसे ऊपर देखिए, जैसे यहाँ पर जो Ca जो कैल्शियम लिखा है ये क्या है? सिंबल है। ये क्या है? सिंबल। उसके बाद जो ऑक्सीजन आ रहा है ये क्या है? सिंबल है। तो इस तरह के सिंबल से शो करते हैं। और फार्मूलाज क्या है? ये कंप्लीट इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पर भी हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, पहले इसकी क्लियर कर देते हैं। इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे इसके आगे ले लेता हूँ मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ले लेता हूँ यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस। इसको जब ले लिया मैंने तो ये किससे रिएक्शन करेगा? CO2 से रिएक्शन करेगा। अब जब CO2 से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? CaCO3 बन जाएगा, CaCO3 बन जाएगा, निकल क्या जाएगा बाहर? वाटर बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या है कि केमिकल इक्वेशन को इस तरह से हम शो करते हैं। जो इस तरफ का जो पार्ट है, जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो पार्ट है रिएक्शन का, उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो राइट हैंड साइड के अंदर जो कंपाउंड्स हैं उन्हें हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो और इस तरह इसमें कुछ जैसे कुछ स्टेट भी हमें ध्यान रखनी होती है कि जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को देखें हम तो सॉलिड तो रहेगा, जैसे दीवार है, वॉल है, तो उस पर जो वाइट कलर की जो चढ़ा हुआ है तो वो क्या है? सॉलिड तो है। जैसे ऐसे लिखा हुआ है CaOH का होल ट्वाइस। अब इसमें क्या वाटर भी तो है, तो ये क्या है कि इसमें वाटर भी मिक्स है, मतलब ये एक्वस फॉर्म के अंदर है। जैसे हम बात करें वाटर के H2O, ये भी एक्वस फॉर्म के अंदर है। CO2 देखो, CO2 को ले हम, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हमें प्रैक्टिकली देखना पड़ता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो तो गैस है ना ऑलरेडी, उसका पता चल गया हमको वो गैस है, हम इस तरह से हम बता सकते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा के आगे आपको समझाता हूँ। अगला टॉपिक है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम? केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। इस टॉपिक में से हर बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्यों आता है?
वो इसलिए आता है क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स कई गलतियाँ कर बैठते हैं क्योंकि उनको सही तरीका पता नहीं है इसको करते कैसे हैं। देखिए, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। ये मैंने एपी जैसे क्या है कि आयरन है। अब आयरन किससे रिएक्शन करेगा? लोहा किससे रिएक्शन करता है? एटमॉस्फेयर में रहेगा तो वाटर से, ऑक्सीजन से, किसी नमी से रिएक्शन कर लेगा वो। हम यहाँ इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं? वाटर से करवाते हैं। जैसे वाटर से रिएक्शन करेगा तो इस पर जंग लग जाएगी। तो जंग का फॉर्मूला क्या होता है? Ap3O4 और क्या बाहर निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो देखिएगा, तो अब इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। इस रिएक्शन को हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। तो बैलेंस कैसे करें देखिएगा। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ है Fe, आयरन लिखा हुआ है यहाँ पर, Fe लिखा है, इधर भी Fe। अब आपको क्या करना है? एरो के उस साइड में देखना है कि उस साइड में Fe कितना है। देख रहे हैं यहाँ पर जो Fe है 1 है। और यहाँ पर और एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको इसके अंदर कि हमें रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम जो नंबर लिखेंगे वो कहाँ लिखेंगे ये भी हमें पता होना चाहिए। इसमें भी हम बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। देखिए, Fe है, ये कोई ना एलिमेंट है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, वो एलिमेंट है, वो मॉलिक्यूल है। तो जैसे ये Fe है तो आपको जो नंबर लिखना है वो यहाँ लिखना है, इधर नहीं लिखना। यहाँ पर जैसे ये मॉलिक्यूल है तो इसमें क्या करना है? यहाँ पर आपको नंबर लिखना है, जो भी 1 2 3 कुछ भी लिखें आप, लेकिन इसकी तरफ कुछ भी नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पर Ap3O4 है, इतना बड़ा कंपाउंड है, लेकिन आपको यहाँ लिख सकते हो आप, इसके अलावा आप कहीं पे भी नंबर नहीं लिख सकते। यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन है तो इसके पहले आप नंबर लिख सकते हैं और कहीं पे भी नहीं लिख सकते। अगर आपको समझ में आती है, एक ही एग्जाम्पल इनफ है, नहीं तो कितने ही करवा तो नहीं होने वाला। ऐसे मैं आपको बहुत सारी रिएक्शन कराऊंगा इसके अंदर और बार बार मैं इसको बैलेंस करता रहूँगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि बैलेंस कैसे करते हैं। मैं यहाँ ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं समझाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए, तो Fe यहाँ पर कितना है? 1 है, क्योंकि मैं यहाँ देखूँगा 1 है, मतलब कुछ नहीं है तो 1 है, खुद तो मानेगा ना अपने आप को। यहाँ पर Fe कितना है? 3 है। यहाँ Fe 3 है और यहाँ पर 1 है। अब सोचो भैया यहाँ क्या लिखना है? अब ऐसा थोड़ा ना है कि कुछ भी सोच लिया, कुछ भी संख्या लिख दी है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको दिखाई दे रहा है ना Fe के पास 3 है, तो इसको 3 कर दो यहाँ पर। ये लो, ये 3 कहाँ से आया? इसी के पास तो ले लिया इधर। भाई इधर Fe 1 था, इधर 3 था, तो मैंने इसको 3 को यहाँ लिख दिया। Fe यहाँ 3 हो गया, यहाँ पर ये भी 3 हो गया, मतलब Fe तो यहाँ पर बैलेंस हो गया। अब हम आगे चलते हैं। ऑक्सीजन को ले लो, या किसी को भी ले लो, ऑक्सीजन को पहले लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर, यहाँ देखो ऑक्सीजन कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 1। और यहाँ पर ऑक्सीजन को देखो, यहाँ पर कितना है? 1 है और यहाँ पर 4 है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 4 आया। तो ऑक्सीजन इधर कितना है? 4 है। इधर भी चेक कर लीजिए, ऑक्सीजन तो नहीं है इधर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो हम यहाँ पर ऐसा क्या करें कि 4 हो जाए, तो हम यहाँ 4 लिख देंगे। हम जब यहाँ 4 लिखेंगे तो ऑक्सीजन 4 हो जाएगा और इधर ऑक्सीजन कितना है? 4 है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। चलो Fe को देख लो एक बार, Fe बैलेंस है बिल्कुल, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अब हाइड्रोजन कितना है पर? 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, मतलब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है 8 है। और इस तरफ देखो, इधर हाइड्रोजन कितना है? इधर हाइड्रोजन 2 है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है? 2 है। तो यहाँ पर मैं कितना लिखूँ कि 8 हो जाए? यहाँ 4 लिखूँगा, 4 2 जा 8। यहाँ पर हाइड्रोजन भी क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो आपको क्या करना है? एक दूसरे को देखना है कि वो उसमें इतना लगाए तो हम इधर कितना, उसको कितने से मल्टीप्लाई करें कि वो बैलेंस हो जाए। बस यही करना है सभी एग्जाम्पल्स के अंदर, लेकिन इसमें बार बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत से, प्रैक्टिस से ही आप इसको अच्छे से कर पाओगे। अभी लग रहा होगा आपको कि समझ में आ गया, लेकिन गलतियाँ होगी आपसे, और गलतियाँ उसी को पता चलेगी जो मेहनत करेगा, जो पढ़ेगा। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स। अब पहला टाइप ले लेते हैं हम। पहला टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। इसके पहले मैंने एक डेफिनेशन लिखवाई है, 2 डेफिनेशन लिखी है हमने, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पर हम डेफिनेशन को कैसे बनाएं, लिखा है यहाँ पर केमिकल रिएक्शन, तो यहाँ रिएक्शन लिखा है ना, तो हम लिखेंगे अ रिएक्शन। अब रिएक्शन के अंदर जाएंगे हम तो लिखेंगे इन विच। रिएक्शन के अंदर चले गए, अब रिएक्शन के अंदर कौन है, रिएक्शन के अंदर कौन है, तो रिएक्शन के अंदर है 2 और मोर रिएक्टेंट्स। मतलब रिएक्शन के अंदर तो रिएक्टेंट्स तो है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ नाम लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन, मतलब कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे। भाई अकेला तो जुड़ नहीं पाएगा, कहीं आप ऐसे लिख दे सिंगल रिएक्टेंट्स, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर ज़्यादा लिखना पड़ेगा, 2 और मोर रिएक्टेंट्स। यहाँ पर 2 भी हो सकते हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब ये रिएक्टेंट्स जो है ये क्या करेंगे, डांस करेंगे नहीं, ये रिएक्टेंट्स क्या करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है ना, ये कंबाइन करेंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, मतलब रिएक्शन करेंगे, मतलब कंबाइन, एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे कंबाइन। ये क्या करेंगे, यहाँ पर रिएक्शन करेंगे, कंबाइन करेंगे। कंबाइन कैसे करेंगे, एक दूसरे से, ईच अदर, EACH, ईच अदर, एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे। क्यों करेंगे, टू फॉर्म, टू फॉर्म। अब बनाएंगे क्या, अ सिंगल प्रोडक्ट्स, अ सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट, यहाँ बन गया एक सिंगल प्रोडक्ट। इज कॉल्ड, इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, रिएक्शन क्या होगी इसके, अभी मैंने रिएक्शन पढ़ाई थी आपको केमिकल रिएक्शन के अंदर, वही एग्जाम्पल इसमें लगा दीजिए। CaO प्लस H2O हेरो, CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्या निकलेगा बाहर, हीट बाहर निकलेगी। यहाँ पर बाहर हीट निकल रही है, इसलिए इसको एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, इसे हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हीट रिलीज होती है। अभी हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन और जो एंडोथर्मिक, दोनों ही जो टॉपिक है उनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल का भी समझेंगे, ठीक है। तो अभी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। देखो अब क्या होगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको बोलते हैं हम क्यूक लाइम बोलते हैं, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना है इसे हम सिलेक्ट लाइम बोलते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है, ओके। अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका यूज कहाँ करते हैं, जो दीवार होती है ना उसको पुट्टी करते हैं हम, जो पोतते हैं, वहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है तो इसको दीवार पे लगा दिया, अब दीवार पे लगाएंगे तो क्या करेगा, सूखना शुरू हो जाएगा, मतलब ड्राई होना शुरू हो जाएगा। तो जब ये ड्राई, मतलब ये CO2 के कॉन्टेक्ट में आएगा, जब इसको दीवार पे लगा दिया तो किसके कॉन्टेक्ट में आएगा, CO2 के कॉन्टेक्ट में आएगा। अब जैसे ही CO2 के कॉन्टेक्ट में आएगा, लाइट की प्रॉब्लम हो गई, देखो, तो जैसे जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो किसके कॉन्टेक्ट में आएगा, CO2 के कॉन्टेक्ट में आएगा। मतलब दीवार किसके कॉन्टेक्ट में आ रही है, CO2 के कॉन्टेक्ट में आ रही है, तो क्या होगा, तो बनेगा यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, क्या बन गया, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अब बाहर क्या निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, क्योंकि दीवार सूखेगी ना, तो दीवार सूखेगी तो बाहर कौन निकल रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है। अंदर जा रहा है कौन, CO2, और बाहर कौन निकल रहा है, H2O, वाटर बाहर निकल रहा है। और ये दीवार पे सूखने के बाद जब गीला लगाया था तो तब क्या था, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, और जब सूख गया तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक बार आप इसको राइट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, a reaction in which अब रिएक्शन
के अंदर हम जाएंगे, हमने यहाँ से लिखा अ रिएक्शन। अब रिएक्शन के अंदर जाएंगे तो हम लिखेंगे इन विच। अब रिएक्शन के अंदर कौन है? अ सिंगल रिएक्टेंट। रिएक्शन के अंदर है सिंगल रिएक्टेंट है। अब वो क्या करेगा? यहाँ लिखा हुआ है डिकम्पोजिशन, तो वो करेगा डिकम्पोज। क्या करेगा? डिकम्पोज। डिकम्पोजेज क्यों करेगा? टू फॉर्म, बनाएगा। क्या बनाएगा? टू और मोर प्रोडक्ट्स, मतलब वो एक से ज़्यादा, मतलब दो से ज़्यादा प्रोडक्ट, मतलब टू या इससे ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल क्या होगा? देखिए 2FeSO4, 2FeSO4 इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? तो बनेगा, यहाँ 2 लिखा है ना, तो हो जाएगा Fe2O3, Fe2O3 हो जाएगा और बाहर कौन निकल जाएगा? SO2 और SO3, ये बाहर इसमें निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन नाम से पता चल रहा है, एक्सो मतलब बाहर, थर्मिक मतलब इसमें क्या है? हीट के, इस रिएक्शन में क्या होगी? हीट बाहर निकलेगी। देखिएगा, लिखेंगे कैसे? अ रिएक्शन, यहाँ से लिखा अ रिएक्शन। रिएक्शन के अंदर जाएंगे इन विच। रिएक्शन के अंदर जाएंगे तो क्या होगा? इन विच। तो हीट क्या होती है? इसमें निकलती है। हीट इज प्रोड्यूस्ड या हीट इज रिलीज्ड, हीट इज रिलीज्ड। अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, हीट उसमें रिलीज्ड होगी, इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसे बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? एग्जाम्पल देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे हम जब खाना खाते हैं तो स्टमक में से वो हमारे ब्लड सेल्स के अंदर खाना, उसका जो जूस है वो जाता है, वो क्या होता है? वो होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। जब हमारे अंदर ग्लूकोज अंदर चला जाता है तो हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? ताकि उसको ब्रेक डाउन कर सकें। किसको? ग्लूकोज को। तो अंदर ऑक्सीजन जाएगी और इस ग्लूकोज को तोड़ेगी, ग्लूकोज को तोड़ेगी। अब ग्लूकोज को तोड़ेगी तो ग्लूकोज किस में टूटेगा? तो अंदर जाएगा तो ग्लूकोज एक तो CO2 में टूटेगा और एक वाटर में टूटेगा, और साथ में एनर्जी भी रिलीज होगी। एनर्जी तो रिलीज होगी, एनर्जी तो बॉडी के अंदर कंज्यूम हो जाएगी। H2O हमारे स्वेट, या फिर हम उसको बाहर निकाल देंगे, और CO2 भी हम बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है उसके मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? 6 होते हैं, और जो CO2 बाहर निकलती है वो भी 6, और H2O कितना होता है? वो भी 6 होता है। सभी इसके अंदर 6 होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, लिखेंगे हम। अगला है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? देखिएगा, यहाँ शुरू करेंगे रिएक्शन। रिएक्शन के अंदर जाएंगे, लिखेंगे इन विच। अंदर कौन है? हीट है। हीट इज, यहाँ पे हीट क्या होगी? हीट इज एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब्ड। हीट को ऑब्जर्व किया जाता है, इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? ये तो रिएक्शन हुई थी हमारे, ये रेस्पिरेशन रिएक्शन है जो हमारी सेल के अंदर हुई है। एग्जाम में आपसे भी पूछ सकता है, जो रेस्पिरेशन रिएक्शन है वो एक्सो के एंडो है, तो वो एक्सो है। ठीक है, अब जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, मतलब जो प्लांट की जो लीव्स के अंदर होती है, उसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, जो सनलाइट के थ्रू होती है। तो वो कैसे होती है? देखो, तो प्लांट क्या करता है? जो अर्थ से क्या लेता है? अर्थ से ले लेता है, वो वाटर ले लेता है। ठीक है, और
क्या लेता है, इन्वायरमेंट से CO2 ले लेता है, ठीक है। अब ये CO2 ले लिया और प्लांट के अंदर क्या है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल पिगमेंट है, और सनलाइट से आ जाएगी, सन से आ जाएगी सनलाइट, ठीक है। अब क्या होगा, अब बनेगा ग्लूकोज, बनेगा C6H12O6, ग्लूकोज बना, जो तो प्लांट खुद कंज्यूम कर लेगा, या फिर हम भी उसके कुछ ना कुछ पार्ट फल फ्रूट से हम खाते हैं तो ग्लूकोज ही होता है। और क्या होगा, प्लांट क्या और निकालता है, H2O निकालता है बाहर, और क्या निकालता है, ऑक्सीजन, ठीक है। और इस रिएक्शन में क्या है कि एनर्जी इन्वॉल्व हुई है, इसमें एनर्जी निकली नहीं है, एनर्जी और भी इसमें डालनी पड़ी है, इसलिए इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स, ये 3 तरह की होती है। देखिए इसमें पहला कौन सा है, पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम, इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल को जानेंगे, इसे और इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं पूछेगा। तो डेफिनेशन क्या होगी, तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, वही डेफिनेशन यहाँ लिखनी है, क्योंकि ये उसी के तो टाइप है, तो उसकी जो डेफिनेशन है उसी डेफिनेशन से ये बनेगी, बस थोड़ा सा माइनर जो चेंज है वो इसमें करेंगे। देखिए तो कैसे लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, अ रिएक्शन इन विच, अ रिएक्शन इन विच, यहाँ लिखा हमने अ रिएक्शन, अब रिएक्शन के अंदर जाएंगे लिखेंगे इन विच। अब लिखा है यहाँ पर इन विच, अब अंदर कौन है, अ सिंगल रिएक्टेंट, अ सिंगल रिएक्टेंट, जो सिंगल रिएक्टेंट इसके अंदर है वो क्या होगा, यहाँ लिखा हुआ है डिकम्पोजिशन, तो डिकम्पोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिकम्पोज, डिकम्पोजेस। अब डिकम्पोज किसके अंदर होगा, टू फॉर्म टू और मोर देन टू एंड मोर प्रोडक्ट्स, मतलब एक से ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा वो प्रोडक्ट, मतलब 2 या उससे अधिक प्रोडक्ट बनाएंगे उसे। अब माइनर चेंज क्या करना है, इतना तो वही लिखा था हमने, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लिखा था। अब चेंज क्या करना है, कंपोज टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स बाय, अब यहाँ क्या है, थर्मल मतलब हीट, बाय हीटिंग। अब ये प्रोसेस किसके थ्रू है, हीटिंग के थ्रू, हीट के थ्रू, इसलिए बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बहुत ही सिंपल है, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन थी उसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है बाय हीटिंग, इतना सा जोड़ना है और डेफिनेशन वो की वही रहेगी। जो तीनों तरह की डेफिनेशन है उसको मैं बस माइनर चेंज ही करना है। अभी एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल CaCO3। अब इसको हम हीट करेंगे, जब इसको हीट करेंगे तो ये CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के अंदर ब्रेक हो जाएगा। तो ये इसका एग्जांपल है। एग्जांपल में हीट लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें डेफिनेशन और एग्जाम्पल को समझना है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा इसमें। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे?
जो हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखी थी ना, उसी के अनुसार इसको लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम अ रिएक्शन। कहाँ से देखा ये? यहाँ से अ रिएक्शन। अब रिएक्शन के अंदर जाएंगे तो हम लिखेंगे इन विच। अंदर चले गए, अंदर कौन है? अ सिंगल रिएक्टेंट। अ सिंगल रिएक्टेंट उसके अंदर है, क्या करेगा वो? यहाँ लिखा हुआ है डिकम्पोजिशन, तो ये वो डिकम्पोजेज करेगा। डिकम्पोजेज मतलब वो डिकम्पोज हो जाएगा। किसमें होगा? टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स बना लेगा। अब कैसे बनाएगा? बाय, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट लिखा रहा है ना, बाय इलेक्ट्रिसिटी, पहले यहाँ पर चेंज किया हमने, बाय इलेक्ट्रिसिटी और एडिट में कर दिया। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसका एग्जाम्पल हम लिखेंगे। अब ध्यान रखो, हम जब भी कोई स्विच वगैरह को टच करते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने हाथों को देखते हैं, अगर वो गीले हैं तो हम उनको सुखा के टच करते हैं, क्योंकि गीले हाथ उसके टच नहीं करते हैं। मतलब जब भी इलेक्ट्रिसिटी का ये टॉपिक आए तो माइंड में आ जाना चाहिए वाटर। तो इसका वाटर का एग्जाम्पल मैं इसमें दूंगा, इसलिए मैं आपको याद कैसे रहे, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल आपको समझाया। देखिए वाटर का एग्जाम्पल हम लेंगे। एग्जाम्पल किसका लेंगे? वाटर का। 2H2O, इसको देंगे हम करंट। क्या देंगे? करंट, क्योंकि यहाँ लिखा है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब करंट देंगे इसको। करंट देंगे तो ये H2 और O2 में ब्रेक हो जाएगा। एक बार रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 4 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, मतलब रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप को पढ़ेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन भी हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अनुसार ही लिखेंगे, बस माइनर चेंज करना है। देखिए रिएक्शन कहाँ से लिखा? यहाँ से। अंदर जाएंगे, लिखेंगे इन विच। अब इस रिएक्शन के अंदर कौन है? ए सिंगल रिएक्टेंट। क्या करेगा वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो हम लिखेंगे डिकम्पोजेज टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स, मतलब वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना लेंगे। अब किसके थ्रू हो रहा है काम? बाय फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो मतलब बाय सनलाइट। फोटो मीन्स सनलाइट इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हो गया हमारी फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? एग्जांपल लेते हैं हम 2AgBr। इसको हम देंगे सनलाइट। क्या देंगे? सनलाइट। जैसे हम इसको सनलाइट देंगे तो क्या बन जाएगा? ये टूट जाएगा AgBr के अंदर, Ag + Br। एक बार रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। Ag इतना कितना है? 2 है, AgBr। अब Br को हम ऐसे नहीं लिखते, Br को मतलब ये डाई एटॉमिक एलिमेंट होने की वजह से यहाँ पे लिखेंगे Br2, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो जो Br है 2 है, और यहाँ पर Br कितनी? 2 है। Ag कितना है? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको हम यहाँ 2 कर देंगे। हमारी रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। ठीक है, तो हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के सारे टाइप्स हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम पढ़ेंगे अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो कैसे लिखेंगे इस रिएक्शन को? तो यहाँ लिखा हुआ है रिएक्शन, तो हम लिखेंगे रिएक्शन के अंदर जाएंगे इन विच, रिएक्शन इन विच। अब रिएक्शन के अंदर क्या है? रिएक्शन के अंदर मोर रिएक्टिव मेटल बोल दो, एलिमेंट बोल दीजिए। रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल,
इसके अंदर क्या है, इस रिएक्शन में है मोर रिएक्टिव मेटल, जो क्या करेगा, यहाँ लिखा हुआ है डिस्प्लेस, यहाँ लिख देंगे हम डिस्प्लेसेज, क्या लिख देंगे, डिस्प्लेसेज लेस रिएक्टिव मेटल। तो ये मोर रिएक्टिव जो मेटल है वो जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस मतलब उसका स्थान चेंज कर देगा। अभी एग्जांपल में हम जानेंगे। फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स, यहां पर जो ये लेस रिएक्टिव मेटल है ये किसके अंदर है, कंपाउंड के अंदर है। इज कॉल्ड decomposition, is called decomposition reaction, इसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं Zn प्लस CuSO4, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल है, और ये Cu है इस कंपाउंड के अंदर, ये लेस रिएक्टिव मेटल है। अब हमें कैसे पता चला कि ये मोर रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है? तो इसके लिए आपको जो रिएक्टिविटी सीरीज की जो टेबल है वो आपको जाननी होगी। हम आगे वाले चैप्टर्स में उसको भी जानेंगे, ठीक है। मैं आपको उसको ट्रिक भी बताऊंगा याद करने की, तो वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि मोर रिएक्टिव मेटल कौन सी है, लेस रिएक्टिव मेटल कौन सी है। अगर यहाँ पर अगर लेस रिएक्टिव मेटल हो गई तो वो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है वहाँ से हम क्लियर कर लेंगे, ओके। तो जो जिंक है यहाँ पर मोर रिएक्टिव मेटल है और कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है। अभी जिंक क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो कंपाउंड बन जाएगा ZnSO4 और क्या निकल जाएगा Cu, मतलब Cu को ये हटा देगा। क्यों हटा है, क्योंकि पावरफुल है ये, मोर रिएक्टिव है, इसलिए इसको निकलना पड़ा यहाँ से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जानेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कैसे लिखेंगे, रिएक्शन के अंदर जाएंगे, लिखेंगे हम इन विच, रिएक्शन इन विच। अब रिएक्शन के अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। रिएक्शन इन विच, रिएक्शन के अंदर है इलेक्ट्रॉन्स। कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या करेंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, या लिखा है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर क्या जाएंगे, आर एक्सचेंज्ड, यहाँ पर देखो डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ पर जो डिस्प्लेस होंगे ना तो डबल होंगे, तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लिखा हमने, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज्ड। अब एक्शन होते हैं किसके बीच होते हैं, बिटवीन। अब इस तरह भी तो रिएक्शन इधर ही हो रही है, तो उनको क्या बोलते हैं, बिटवीन रिएक्टेंट्स। इज कॉल्ड, इज क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर लिखा है रिएक्शन। इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, तो एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर Na2SO4 प्लस BaCl2, ये एग्जांपल इसमें ले लेते हैं। आपको एग्जांपल याद रखना पड़ेगा। एरो, ये लाइट कभी कभी कम होने की वजह से ऐसा हो जाता है। देखो आगे, तो Na2SO4 BaCl2। अब इसमें करना क्या है, ये बनेगा क्या, देखो ये दोनों रिएक्शन कर लेंगे तो क्या बनेगा, BaSO4 प्लस, और क्या बन जाएगा, Na और Cl रहेगा तो बन जाएगा NaCl। क्या बन जाएगा, NaCl। रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हैं हम, आपको बैलेंस करना आना चाहिए, मैंने सिखाया था। एक बार फिर देखते हैं। यहाँ पर सोडियम कितना है, 2 है। यहाँ पर सोडियम कितना है, यहाँ पर सोडियम है कितना है, 1 है। तो हम इसके आगे 2 लगा देंगे यहाँ पर, तो ये सोडियम 2 हो गया। यहाँ पर SO4 कितना है, SO4 यहाँ पर इधर कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो SO4 1 है, तो यहाँ पर भी SO4 कितना है, 1 है, ठीक है। Ba कितना है, 1 है, और Ba यहाँ पर 1 है। यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 2 है, और यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 2 है। तो हमारी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। इस तरह से हम चेक करते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसमें जो क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इनके अंदर डिफरेंस पूछता है। तो देखिए क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन, और दूसरा लिखते हैं हम रिडक्शन।
रिडक्शन। तो देखिएगा यहाँ पर टोटल जो डिफरेंस हम जानेंगे 5 डिफरेंसेस के अंदर हम जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ऑक्सीडेशन, देखो नाम से पहले ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हो जाएगा गेन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन गेन होगा, मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, मतलब ऑक्सीजन बढ़ेगा, कुछ भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ कौन बढ़ेगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गेन होंगे। उसके बाद दूसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा, बी पे क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन का लॉस होता है ऑक्सीडेशन के अंदर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसका लॉस होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन का लॉस होगा। थर्ड पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर जो ये लिखा यहीं से शुरू करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रो, अब देखो ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है ना वो गेन हो जाएंगे इसमें। और इसमें कौन गेन हो जाएंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, ये इसमें गेन हो जाएंगे। डी में क्या लिखेंगे हम, लॉस लिखेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रो ये नेगेटिव था, पॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। और यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया ना, हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, मतलब आपको अपोजिट सोचना होगा। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट रहेगा, ई वाला, जिसमें हमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है। और इसमें क्या होगा, इसमें होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे, इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे। तो यहाँ पर अलग अलग तरह की डेफिनेशन है, मतलब यहाँ पर कुछ एक तो डेफिनेशन इसके आधार पर बताते हैं, हाइड्रोजन के आधार पर बताते हैं, ऑक्सीजन के आधार पर बताते हैं, कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के आधार पर बताते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर बताते हैं। लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स पे आधारित है, क्योंकि कई बार हमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो उस कंडीशन में हम इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिखते नहीं हैं, उसको निकालना पड़ता है, समझना पड़ता है रिएक्शन को अंदर से। तो जो इलेक्ट्रॉन के थ्रू अगर ऑक्सीडेशन रेडिएशन को समझते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन अभी आपको दिक्कत आने वाली बात नहीं है, आप जैसे बड़ी क्लासों में जाते हैं, 11th में 12th में वहाँ जाएंगे तो वहाँ दिक्कत आएगी, वहाँ आपको डीपली स्टडी करनी होगी। तो अब हम आगे इनका एग्जाम्पल जान लेते हैं। जैसे मैं यहाँ लेता हूँ कॉपर, अब कॉपर की मैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दूंगा। जब भी हम ऑक्सीजन लिखेंगे तो O2 लिखेंगे, क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये मोनोवेलेंट है और डाइवेलेंट है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ बन जाएगा CuO, यहाँ पर क्या बना, CuO। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा ना इसके अंदर, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। इधर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमने लिया CuO, इसी को अपोजिट ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसके अंदर से इस ऑक्सीजन को निकाल देते हैं, कुछ ना कुछ इसको हीट करके निकाल देते हैं, तो Cu + O2। तो यहाँ पर क्या किया हमने, किसको बाहर निकाला, हमने यहाँ पर ऑक्सीजन को बाहर, इसमें ऑक्सीजन बाहर निकल गया। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये होता है रिडक्शन। और यहाँ पर क्या हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, सॉरी गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो इस तरह से मैनी एग्जाम्पल्स है। तो आपको करना क्या है, इसके अंदर आपको जो एक तो डिफरेंस आना चाहिए दोनों के अंदर, और एग्जाम्पल आने चाहिए। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, आपको एग्जाम्पल देगा और इसमें ये पूछेगा कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो आपको इन 5 बातों का ध्यान रखना है और आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पता लगाना है। ओके, तो अब हमारे लास्ट टॉपिक बचे कोरोजन और रेंसिडिटी, वो ऑक्सीडेशन के इफेक्ट है, तो अब उनको जानेंगे हम। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जानेंगे कोरोजन। क्या जानेंगे, कोरोजन। देखो कोरोजन क्या है, एक प्रोसेस है। कोरोजन क्या है, एक प्रोसेस है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अ प्रोसेस। क्या लिखेंगे, अ प्रोसेस। अब प्रोसेस के अंदर जाएंगे तो हम लिखेंगे इन विच। मेरा ये डेफिनेशन लिखने का अलग ही तरीका है,
इस तरीके को आपने भी सीख लिया तो आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमने लिखा अ प्रोसेस, क्योंकि ये प्रोसेस है। अब अंदर गए तो हम लिखेंगे इन विच। अब अंदर क्या है इसके अंदर? अब इसके अंदर क्या है कि कोरोजन जो जंग वगैरह लगती है वो किस पे लगती है? मेटल पे। तो हम लिखेंगे अ प्रोसेस इन विच। तो यहाँ पर जो मेटल है, मेटल्स, अब मेटल क्या होगी? कन्वर्ट, मेटल्स आर कन्वर्टेड, मेटल्स आर कन्वर्टेड, मेटल्स आर कन्वर्टेड, मतलब मेटल कन्वर्ट हो जाती है। अब किस में हो जाती है? अनडिजायरेबल कंपाउंड्स के अंदर, क्योंकि अब मेटल थोड़ी रहता है, तो कंपाउंड्स बन गया वो। और अनडिजायरेबल कंपाउंड्स का मतलब बेकार चीज़ बन चुकी है, मतलब वो किसी काम का नहीं है। जैसे लोहे पे जंग लग गया, लोहे के चद्दर पे जंग लग गया तो किसी काम का नहीं है, तो अनडिजायरेबल कंपाउंड्स बन जाते हैं। अब अनडिजायरेबल कंपाउंड्स बन गए, क्यों बनाइए? रीज़न बताइए। ड्यू टू कॉन्टैक्ट ऑफ एयर के कॉन्टैक्ट में आ सकता है, वाटर के कॉन्टैक्ट में आ सकता है, एसिड के कॉन्टैक्ट में आ सकता है, जिनके भी कॉन्टैक्ट में आया आप लिख सकते हो, गैसेज एटसेट्रा। काफ़ी सारे एग्जांपल, किसी से भी रिएक्शन कर सकता है, मैटर किसी से भी रिएक्शन कर सकती है, इस वजह से उसके अंदर वो अनडिजायरेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट है सारी चीज़ें? इन द एटमॉस्फेयर, इसको क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड कोरोजन, इसे हम बोलेंगे कोरोजन। अब जो कोरोजन है ये मेटल पे होने वाली एक प्रॉब्लम है। जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसका हम प्रिवेंशन ज़रूर लिखते हैं, तो प्रिवेंशन क्या होगा? तो इसको बचाए कैसे? तो देखिए, प्रिवेंशन लिख देते हैं। प्रिवेंशन, देखो हमारे घर पे मेटल जो गेट वगैरह होते हैं तो हम करते क्या है? उन पे पेंट करते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बाय पेंटिंग। और क्या करते हैं? ग्रीस वगैरह लगा देते हैं उन पर, बाय ऑयलिंग, ऑयल भी लगा देते हैं, बाय ऑयलिंग, ग्रीसिंग। इस तरह से हम प्रिवेंट करते हैं। और कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? कुछ प्रोसेस है केमिस्ट्री के अंदर, जैसे गैल्वेनाइजेशन, जिसमें क्या करते हैं? जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं मेटल के ऊपर। और एक होते हैं एल्यूमिनाइजेशन, इसमें क्या होता है? एल्यूमिनियम की लेयर चढ़ा देते हैं मेटल के ऊपर। तो ये कुछ प्रोसेस है, ये कुछ प्रिवेंशन है जिनके थ्रू हम कोरोजन से बच सकते हैं। एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल यहाँ लिख लीजिए। एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन पे जंग लगना, रस्टिंग मतलब जंग लगना। अब हम लास्ट पॉइंट बचा है, वह है रेंसिडिटी। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे रेंसिडिटी। देखो रेंसिडिटी क्या होता है? ये भी एक प्रोसेस है, तो हम लिखेंगे अ प्रोसेस में जाएंगे तो हम लिखेंगे इन विच। अब इसमें क्या है? कौन खराब हो रहा है? फूड, इसमें फूड है। अब फूड का क्या खराब हो रहा है? फूड से टेस्ट, उनका टेस्ट खराब हो जाता है। एंड और क्या खराब हो जाता है? ऑर्डर क्या होता है? उनके अंदर जो गंध है, मतलब उनके अंदर वो जो उनकी खुशबू है उनमें चेंजेस आ जाता है। फूड के अंदर जो सुगंध होती है उसमें क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है। तो अ प्रोसेस इन विच फूड से टेस्ट एंड ऑर्डर इज चेंज्ड, वो चेंज होता है। क्यों होता है? ड्यू टू, उसी की तरह लिखेंगे जैसे हमने कोरोजन की लिखी थी। चेंज ड्यू टू, कॉन्टैक्ट में आ जाती है, ड्यू टू कॉन्टैक्ट ऑफ एयर के कॉन्टैक्ट में आ सकती है, वाटर के कॉन्टैक्ट में। और जो फूड है, इस फूड में क्या प्रेजेंट है? ऑयल। यहाँ ब्रैकेट में आप ऑयल लिख देना है यहाँ पर, कि फूड के अंदर ऑयल प्रेजेंट रहता है। तो एयर के, वाटर के, या किसी भी चीज़ के, ऐसे एयर वाटर इनके क्या कॉन्टैक्ट में आने की वजह से उनका जो फूड का जो टेस्ट है, ऑर्डर है, वो चेंज हो जाता है। इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी की डेफिनेशन हो गई। एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, स्पॉइलिंग ऑफ पिकल,
पिकल जानते हो, अचार। जैसा अचार क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है क्योंकि उसके अंदर ऑयल रहता है, लेकिन अगर हम समय पे ध्यान नहीं दिए, उसके अंदर ऑयल की कमी आ गई, कुछ भी हो गया, लंबे समय तक रखा रहा, तो उसमें वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अब प्रिवेंशन, अब जो प्रॉब्लम है ये भी, तो जब भी कोई प्रॉब्लम हो उसका हम प्रिवेंशन जरूर लिखते हैं। तो प्रिवेंशन क्या होगा इसका, देखिए हम कैसे बच सकते हैं इनसे। तो बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट का यूज करके, बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट का यूज करके हम बच सकते हैं। और कैसे, बाय यूजिंग नाइट्रोजन गैस। जैसे कुरकुरे वगैरह आते हैं तो उसमें नाइट्रोजन गैस रहती है, ऑयल के बने रहते हैं, तो ख़राब नहीं होते लंबे समय तक। तो काफ़ी सारे प्रिवेंशन है, इस तरह से हम फूड को सुरक्षित कर सकते हैं। और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने कंप्लीट चैप्टर को जाना, और उम्मीद करता हूँ आपको कंप्लीट चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आया तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में ज़रूर डालिए, ताकि अगले लेक्चर में मैं जो मेरे अंदर जो कमियां हैं उनके अंदर मैं सुधार कर सकूं, क्योंकि मेरी कमियां मैं खुद नहीं बता सकता, आप बता सकते हो। और इससे अगर आपको सीखने को कुछ मिला है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी सीख सकें।